अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वामिक। आज के प्रॉपर्टी कचहरी का सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स, वो काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि यार हम लोग आपसे क्यूरीज़ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते। अब उसकी पहले से मैं आपको थोड़ी सी वजह बता दूँ, क्योंकि हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं, पेजेस हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे फेसबुक हो गया, टिकटॉक के ऊपर हो गया, यूट्यूब, हर जगह हमारी वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है ना कमेंट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जितना हम लोग जवाब दे सकते हैं, हम लोग अपने व्यूवर्स को जवाब दे देते हैं। तो आज हम लोगों ने इसी वजह से स्पेशल एक प्रॉपर्टी कचहरी की पूरी एपिसोड रखी है आस्क प्रॉपर्टी के नाम से। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिन्हाज लैला साहब। एज़ यूजुअल हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ है। तो आज आप लोगों के जितने कमेंट्स होंगे ना, उनको हम लोग सर को दिखाएंगे और उनका जवाब हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वामिक साहब, आपने इनवाइट किया। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सलाम कीता ही कोई ना, एमी वालेकुम सलाम। मौलवी साहब इस पे कुछ फरमाएं फिर आप। मैं एक ही बात फरमाऊंगा, जहन्नुमी जहन्नुमी जहन्नुमी। आजकल के बेअदब लड़के, इनको तमीज़ ही नहीं है। पहले बड़ों को सलाम देते हैं, आपको पता नहीं 500,000 साल पुराना असलम बैठा है यहाँ पे, इसको पहले सलाम दे दिया। हमें भी सलाम दीजिए, हम भी आपको वालेकुम सलाम बोलेंगे। तो व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिन्हाज लैला साहब। तो सर से आज का पहला सवाल करते हैं। अच्छा सर, पहले ना हमारे एरियाज़ में पटवार खाने होते थे, मतलब पटवार खानों वाला सिस्टम था, लेकिन अब ये राज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो जो हमारी आवाम है ना, जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए हैं कि राज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप काइंडली रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वामिक, ऐसी ही बात है जैसी तुमने कहा कि पहले एक पटवार खाने हमारे होते थे और हमारी जो आवाम है वो पटवार खाना के सिस्टम को समझती थी और पटवारियों के इशारे भी समझती थी। पटवारी क्या कहना चाह रहा है कि टेबल के नीचे से कितनी रिश्वत दे दो, तो ये सारी हमारी आवाम को समझ आती थी। और बेसिकली हम अगर देखें ना, जितने हमारे देहात हैं, वो हम पंजाब के ले लें या हम अपने यहाँ के लें सिंध के, डिग्रे सिंध के, तो वहाँ पे आज तक यही होता आ रहा है कि हमारे जो बड़े होते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी जायदाद के मामलात वही देख रहे होते हैं। और उसमें बेशतर जो है ना, हमारी आबादी वो अनपढ़ होती है। हमारे बुज़ुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तजर्बा उनका प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कागज़ी कार्रवाई में वो इतना उन चीज़ों को समझ नहीं रहे होते। लेकिन पटवार खाने का एक सादा सिस्टम होता था, उसको वो समझते थे। लेकिन हुकूमत ने अब बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है कि अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर कायम कर दिया। अब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर जो है, बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है, अराज़ी ज़मीन को कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो ये एक ना मुस्बत स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, इससे काफ़ी सारे मसले मसाइल हल भी हो रहे हैं। लेकिन अब हमारी आवाम इस चीज़ को समझ नहीं रही, क्योंकि ज़रा कंप्यूटराइज्ड काम हो गया है। और हमारे जो ये बुज़ुर्ग लोग हैं, देहाती लोग हैं, ये इस चीज़ से डरते हैं कि पता नहीं होना है कंप्यूटराइज्ड चीज़ां के, कंप्यूटर की बला है, पता नहीं होता कि असी जावांगे कोई बहुत बड़े अफसर बैठे होंगे, मुँह लाणगे नहीं लाणगे, गल करनगे नहीं करनगे। ये थोड़े से कंसेप्ट हमारी आवाम के अंदर अभी इस वक्त क्लियर नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले आप पटवार खाने में जाते थे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़लीलो ख्वार किया जाता था और एक भारी भारी रिश्तें भी आपसे डिमांड की जाती थी। लेकिन अब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर कायम होने की वजह से ये मसले मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं। अच्छा, अब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर को ज़रा समझते हैं कि इसकी मेन ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। सबसे पहली जो इसकी ज़िम्मेदारी है, ये अगर आपको किसी तरह का भी कोई फ़र्द चाहिए, तो फ़र्द आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से निकलवा सकते हैं। अच्छा, उस फ़र्द के अंदर कोई मखसूस नहीं है, बल्कि कोई भी फ़र्द, चाहे बिजली कनेक्शन आपने लगवाना है तो फ़र्द बराए बिजली कनेक्शन, फ़र्द बराए गैस, फ़र्द बराए बे, जो फ़र्द आप निकलवाना चाहे अपने हिसाब से अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से आप निकलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि जो मोज़ाजात कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, उन्हीं का आपका अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से रिकॉर्ड निकलेगा। अब जो मोज़ाजात कंप्यूटराइज्ड हुए नहीं हैं, उनका तो अभी तक रिकॉर्ड वहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पंजाब के अंदर जितने भी मोज़ाजात हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे इंतकाल का जितना मामला है, आपका इंतकालात, चाहे वो विरासती इंतकाल है, चाहे वो कोई इंतकाल तमलीक है या कोई भी इंतकाल है,
उसका आपको सारा डाटा वहाँ से मिल जाएगा। आप इंतकाल निकलवा भी सकते हैं, और अगर ज़मीन परचेज़ की है उसका इंतकाल करवा भी सकते हैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर से। तीसरी चीज़, आपके जितने भी लीगल इश्यूज़ होते हैं, महकमाना कार्रवाइयाँ, स्पेशली हमारे कोर्ट्स कचहरी, इनके जितने अहकामात होते हैं वो सारे आपके अराजी रिकॉर्ड सेंटर से हल किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक दो चीज़ों का ध्यान करना ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए फ़र्द या आपको चाहिए इंतकाल, या आपने इंतकाल करवाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली पहले वहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ेगी। एक हेल्पलाइन नंबर है इनका, जो हम स्क्रीन के ऊपर भी डाल देंगे। उस हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल करनी होती है, अपना मसला बताना होता है, और वो वहाँ पे वो आपकी बुकिंग कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं जी 2 घंटे बाद तुम इस टाइम तक आ जाओ। तो आपने उस टाइम पे पहुँचना होता है, और जाते ही आपका वो काम जो है हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई अदालती मसला है, कोर्ट कचहरी का कोई भी इशू है, जैसे किसी का ज़मीन का स्टे हो गया है, अब स्टे का इंदराज करवाना है, स्टे ख़त्म करवाना है, कोई ज़मानत का मसला है, कोई मचलके जमा करवाने हैं, कोई आपने वहाँ से ज़मानत जो है कैंसिल करवाई है, उसका वो सर्टिफिकेट जमा करवाना है, तो इसके लिए आपको बुकिंग की ज़रूरत कतन नहीं है। आप डायरेक्ट जाएंगे और ये मसले आपके फ़ौरन हल हो जाएंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो हमने इसमें देखनी है कि वहाँ पे किन किन लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा, क्योंकि पटवार खानों में सिस्टम ज़रा कुछ और होता था। जिनका वास्ता पड़ा है पुराने लोगों का, वो इस चीज़ को समझते हैं कि पटवार खाना में जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा ना बदमाश टाइप छोकरा बैठा होता था, ठीक है। अब जब उससे बात की जाती थी तो उसका दिमाग 7वें आसमान पे होता था, सीधे मुँह वो गल ही नहीं सी करता। अगर उन्होंने कोई तड़ी शड़ी लाई तो फिर कहता सी तेरा प्लाट फिर बेले चो ही जाकर निकलेगा दरिया के किनारे। तो इस तरह का उसका एक वो एटीट्यूड होता था, बिहेवियर होता था। तो जब पता किया जाता कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, तुम क्या हो यहाँ पे, तो पता चलता जी पटवारी का एक मुंशी है मोहम्मद सादक, उस मुंशी का जड़ा ना मैं मुंशी हाँ, मतलब मुंशी का भी मुंशी बैठा होता था। अब मुंशी को पता चले मुंशी जी आना 10 बजे मुंशी, पटवारी 12 बजे आया, 1 बजे निकल गया। तो पटवारी का तो दीदार ही बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो आपका वास्ता पड़ेगा वो एक SCI सर्विस सेंटर इंचार्ज, आपका इससे वास्ता पड़ेगा। अच्छा, सर्विस, अगर ये मैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर की अभी बात कर रहा हूँ कि अगर आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाते हैं तो पहला वास्ता आपका SCI पोस्ट का एक बंदा होगा, उससे पड़ेगा सर्विस सेंटर इंचार्ज। अच्छा, सर्विस सेंटर इंचार्ज से वास्ता पड़ गया। अब उसकी जिम्मेदारियां क्या है? जिम्मेदारियां उसकी ये हैं कि वो जितना भी सर्विस सेंटर है उसके अंदर आपको कोई शिकायत है, आप उसके पास जा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। कोई आपको टोकन वहाँ पे जो दिया जाता है, टोकन मिलता है, उसमें कोई इशू आ रहा है, कोई कूलर के ऊपर गिलास नहीं पड़ा, आपने पानी पीना है, या कोई और इस तरह का सर्विस सेंटर के अंदर के रिलेटेड जो भी इशू है, आप SCI से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और बड़े सुलझे हुए SCI वहाँ पे होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, ये दूसरा बंदा है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, जितना ये नाम से कोई हैवी बंदा लग रहा है ना, इतना होता नहीं है। बहुत ही सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और बड़ा बाअदब किस्म का एक उन्होंने वहाँ पे एक ऑफिसर बिठाया हुआ है, पटवारी की तरह नहीं है, अच्छा और सुलझा हुआ, समझदार, बाअदब, इस तरह का बंदा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। तो अगर आपका कोई अदालती मसला है, मचलकों का है, ज़मानत का है, ज़मानत कैंसिल करानी है, फ़र्द बराए ज़मानत लेनी है, या जो भी अदालती आपका स्टे का कोई मसला है, स्टे करवाना है हुआ है, इस तरह के जितने भी मसले हैं वो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड वो सारे ये मसले देखता है। इसके बाद एक तीसरा बंदा होता है सर्विस सेंटर ऑफिसर, ये इन्होंने तीसरी पोस्ट एक होती है। अब ये जो सर्विस सेंटर ऑफिसर होता है, ये आपके जितने भी फ़र्द और इंतकालात के मामले होते हैं वो इन मामलात को देख रहा होता है। तो अभी ये एक बड़ा साफ़ सुथरा सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, फिर वहाँ से जो आपको चालान मिलता है, साथ ही आपने फ़ौरन बैंक में जमा कराना होता है। बैंक में जमा करा के उनको कापी लेनी है, तब तक आपको फ़र्द रेडी होता है या इंतकाल रेडी होता है, आपको उसकी कापी दे दी जाती है। आसान हो गया है, फ्रॉडेंटल पहलू काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे जितनी भी दही आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ से डरे नहीं, परेशान नहीं हो।
आप एराजी रिकॉर्ड सेंटर दिल खोल के जाएं। पटवारी के पास आप परेशान होके जाते थे कि 2 लाख रुपया खबी जेब में रखना है तो पटवारी कम करना है, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इज़्ज़त भी दी जाएगी और आपका काम भी इन टाइम किया जाएगा। और जो एक कानूनी फ़ीस है वो फ़र्द इंतकाल की ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 1500 तक फ़ीसेस होती हैं, उसका चलान अपने बैंक में जमा कराना होता है। बहुत ही सादा और सिंपल सिस्टम हो गया है, तो राजी रिकॉर्ड सेंटर जाने से आप परेशान नहीं हुआ करें। तो ये एक कुल लुबे-लुबाब राजी रिकॉर्ड सेंटर की क्या जिम्मेदारियाँ वो भी मैंने बता दी। इसके अलावा वहाँ पे जो अमला होता है वो भी बता दिया। अब इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे दिया जाएगा या इनबॉक्स कर दिया जाएगा जवाब, या इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा किया ये आपने, पटवारियों के रिलेटेड हमें आगाही दे दी, नहीं तो पटवारी क्या थे हम भी लौटी जाते। ये तो अच्छा कर दिया आपने। मेरे ख्याल से सर अब ये कराची हमारा शहर है, यहाँ पे तो मरले के हिसाब से होती नहीं ज़मीन, मेरा ख्याल है यहाँ पे पटवारी वगैरह भी नहीं पाए जाते। तो पटवारियों का काम कराची में कौन करता है इस तरह का, जो ये इनके फ़राइज़ होते हैं वो यहाँ पर कौन सर अंजाम देता है? हाँ शहबाज, बड़ा बेहतरीन तुमने सवाल किया और ये हमारे काफ़ी नाजरीन का भी सवाल होता है। देखो पंजाब के अंदर प्रॉपर्टी बिकती है मरला के हिसाब से, लेकिन कराची में मरला के हिसाब से नहीं बिकती, यहाँ पे बिक रही होती है गज़ के हिसाब से। जी ये प्लाट आपका कितना आपने ख़रीदा है? 120 गज़ ख़रीदा है, 80 गज़ ख़रीदा है, अच्छा कोई कहता है 240 गज़ का मैंने प्लाट ख़रीदा, लेकिन अगर पंजाब में जाए तो 5 मरले का प्लाट ख़रीदा है, 10 का ख़रीदा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमारा है कराची में और पंजाब में। अच्छा अब फिर इस्लामाबाद चले जाएं तो वहाँ तो ज़मीन फुटों के हिसाब से मिलती है, बहुत महंगी ज़मीन है, वहाँ फुट के हिसाब से बिक रही होती है। तो अब गज़ और मरला का जो है ना, ये डिफरेंस तो हम किसी और वीडियो में समझाएंगे। अभी तुम्हारा मेन सवाल था कि पटवारी, क्योंकि पंजाब में पटवारी होते हैं तो यहाँ भी असल में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, पटवारी यहाँ भी होते हैं लेकिन उनका नाम चेंज कर दिया गया है। कराची के अंदर पटवारी को टप्पेदार कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अब एक रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारे सारे काम हो रहे होते हैं। फिर अथॉरिटीज़ बना दी गई हैं, जैसे KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से हमारे काम हो रहे होते हैं। तो टप्पेदार से हमारा ज़्यादातर वास्ता पड़ता नहीं है। लैंडलॉर्ड्स जो है ना, बिल्डर माफिया हो गई या लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका टप्पेदार से बहुत वास्ता पड़ता रहता है। तो पटवारी कराची में टप्पेदार पटवारी होता है, ठीक है। इसी तरह फिर एक टर्म यूज़ होती है पंजाब के अंदर तहसीलदार। अब यहाँ पे आप कहें तो तहसीलदार भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम चेंज करके मुख्तियारकार कर दिया गया है। तहसीलदार और कराची में मुख्तियारकार, सिंपल ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पटवारी टप्पेदार और तहसीलदार मुख्तियारकार। तो ये डिफरेंस है। बाकी मरले और गज़ का डिफरेंस हम फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह देख लेंगे। अगर बहुत ज़रूरी है, आप इंटरेस्टेड हैं हमारे नाज़रीन, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने मरले के कितने गज़ होते हैं या कितने गज़ का प्लाट कितने मरले बनता है, तो उसको हम एक अलग वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। सर ये जो आपने बिठाया है लौकी दे मुँह वाले नू, इनू कुछ आदना भी है या नहीं आता? लौकी असलम भाई लौकी तो ना लै छोड़े ना, मैंने समझ नहीं आ रही। 3 किस्म के लौकी होंगे, एक तो लंबा होंदा, एक वो चैड़े वाला होंदा, ते एक जड़ा थोड़ा दा बड़ा लौकी वो होंदा। तुसीं केड़ा लौकी कहना चाह रहे हो? छोटा लौकी नहीं होता, कद्दू वाला? कद्दू तो होंदा है, एक लंबा भी होंदा है, एक चैड़ा भी होंदा है। केड़े वाला है? लंबा वाला नहीं है, छोटा वाला, पेड़ा वाला। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ततीमा, अब इसकी तो मुझे सही प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, ततीमा क्या होता है और ये अभी तक चल रही है, इसका भी थोड़ा सा सर क्लियर कर दें। जी वाह, ये तो एक आज बहुत ही पुराना सवाल तुमने उठा लिया है। ततीमा देखें, अभी मैं थोड़ा सा इस पर डीपली जाके आपको समझाता हूँ। ज़मीन जो है ना, ये 2 किस्म की होती है। एक मुश्तरका खाता होता है, जिसको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सालम खाता भी, मुश्तरका खाता भी, और एक मखसूस नंबर होता है। अब मखसूस नंबर तब होता है जब एक बंदे की ज़मीन इतनी है कि एक खसरा नंबर में आ रही है और खसरा के हिसाब से वो आगे सेल कर रहा है, खसरा नंबर लगा हुआ है, तो वो तो एक मखसूस नंबर हो गया। अब मुश्तरका खाता इस तरह है कि एक ज़मीन है, लेट्स सपोज 10 एकड़। अब 10 एकड़ मुश्तरका खाते में पड़ी है, उसके जो खातादार हैं या मालकान हैं वो लेट्स सपोज 15 हैं। 15 बंदों की मिला के 10 एकड़ वो ज़मीन का एक खेवट है, एक खेवट के अंदर पड़ी है।
तो अब इसमें बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं। पिछली प्रॉपर्टी कचहरी में इस चीज़ पे मैंने एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस किया था कि मुश्तरका खाता से ज़मीन जब आप लेते हैं तो आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर किसी को याद हो तो ये मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर हम देखें, पहले ततीमा का जो सिस्टम होता था ना, उसमें ये हर्डल्स नहीं आती थी और लोग जो है ना काफ़ी हद तक फ्रॉड से बच जाते थे। जैसे लेट्स सपोज अभी एक बंदे के पास ज़मीन है 1 एकड़, लेट्स सपोज 1 एकड़ का वो मालिक है और मखसूस खाता की ज़मीन है या मुश्तरका खाता की ज़मीन है, लेकिन 1 एकड़ उसके पास है। अब जब उसने उस 1 एकड़ में से लेट्स सपोज 10 मरले ज़मीन सेल करनी है, तो जब वो सेल करता था उस ज़मीन को, तो पटवारी के पास जब इंतकाल के लिए जाता था उससे पहले उसको कहता था कि किस तरह ततीमा बना के दे दो। अब उस ततीमा के अंदर उस ज़मीन की 10 एकड़ की सारी डिटेल्स लिख दी जाती थी। अब जो है 1 एकड़ ज़मीन, अब उसका फ्रंट कहीं और लग रहा होता है, बैक और लग रही होती है, राइट पे कुछ होता है, लेफ़्ट पे कुछ और होता है। तो अब तफसील उस ततीमा में लिखी जाती थी कि ये जो 10 मरले हैं ये कहाँ की ज़मीन है, फ्रंट साइड की है, बैक साइड की है, रोड साइड की है, या लेफ़्ट साइड से कोई रेलवे लाइन गुजर रही है उस साइड की है। तो ततीमा के अंदर पूरी तफसीलात उसकी लिख दी जाती थी। तो जब इंतकाल होता था साथ ही ततीमा अप्रूव हो जाता था। तो इसमें ख़रीदने वाले को ये फ़ायदा हो जाता था कि उसको पता होता था इस एकड़ में मेरी ज़मीन कौन सी है, और एक कागज़ी तो कार्रवाई के तौर पे उसके हाथ में ततीमा वाला सबूत होता था कि ये ही ज़मीन इसमें मेरी है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री या इंतकाल किसी और का करवाया गया और एक्चुअल में ज़मीन मुझे कोई और दी गई है, जो आजकल फ्रॉड हो रहा है ज़्यादा। और देने वाले को भी ज़रा वो चीज़ ज़रा क्लियर हो जाती थी। लेकिन अब चूँकि वक्त बदल गया, ततीमा ख़त्म हो चुका है, तो उसकी जगह ले लिया हदूद अरबा ने। अब पहले भी 1-2 वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है, रजिस्ट्री के अंदर स्पेशली हदूद अरबा लाजमी मेंशन करें कि आपका जो प्लाट है इसके लेफ़्ट राइट पे क्या है, गली है या कुछ और है। अच्छा, ततीमा में यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ जो बतानी ज़रूरी है, उसमें समत लिखी होती थी, शुमाल, जनूब, मशरक़, मग़रिब, इन शुमाल में क्या है, मशरक़ में क्या है, मग़रिब में क्या है, तो उस तरह की एक तफसील लिखी होती थी। अब हदूद अरबा ने क्योंकि इसकी जगह लिया तो हदूद अरबा में भी वो सारी तफसीलात लिख दी जाती हैं, लेकिन उस पर लोग फोकस नहीं करते। अक्सर रजिस्ट्रियाँ मैंने ख़ुद अपनी आँखों से पढ़ी हैं, देखी हैं, प्लाट तो लिखा हुआ है, हदूद अरबा उसमें मेंशन ही नहीं है कि इस प्लाट के मशरक़ में कोई प्लाट साथ एडजेसेंट है, सामने इतने फुट की गली जा रही है, बैक साइड पे इसका प्लाट है, लेफ़्ट साइड पे इसका प्लाट है, कोई किसी किस्म की डिटेल्स लोगों ने नहीं लिखी होती, जो कि बाद में जाके इनके लिए एक परेशानी का बायस बनता है। तो चले, अब ततीमा तो ख़त्म हो गया, हदूद अरबा की तफसीलात कम अज़ कम आप पूरी लिखा करें ताकि आप कल परेशानी से और फ्रॉड से बच सके। ततीमा, हाँ हैं 1.5 किलो कीमा, असलम भाई कसम निक्की जी बांगड़ी लग रहे हैं। एक कितने सवाल किसने किया है? तन 24 घंटे ये मैंने करा था ना, गोश्त खा बांध रहा है तन 24 घंटे यार, कसम से। तो कितना गोश्त खाता है यार तू? गोश्त ज़्यादा तो ही खा जाता है। मैं ज़्यादा गोश्त खाता हूँ, तेरा गोश्त का कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। मैं असलम भाई मैं तो लगता तुम बचपन में जो गवाड़ियाँ कुक्कड़ चोरी करके खाते हो हैं, तो थोड़े जे तुम छोटे जे कसाई भी रहे हो, छोटे जे कसाई रहे हो। अक्सर तुसी कीमा करते रहते हो, क्लाइंट आते हैं ना कुक्कड़ के नाल, मैं सुनिया भी तुसी जो आंदना भी कट के दे देंगे हो मिक्स करके। तो तो बड़े नराले काम होंगे, मैं तो सुनिया जबरदस्ती तुसी क्लाइंट पैसे पूरे करना कर, कुछ कदी वो चोंग कट दे रहे हो, कदी सिर कप का पा रहे हो सबूता। ये हरकत असलम भाई वो कसाइयां जी छोड़ दो तुसी। तो मैं तो सुनिया तुसी वो पग तो लै गए कुक्कड़ की नहू तक सब खा वैंदे हो, और अंदर जाके दोबारा वो पुरजे जुड़ जाते, सब मर जो के दोबारा अंदर उठाता है। नाजरीन, आज के आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस सेगमेंट के अंदर हम लोग जो आप लोग हमसे डिफरेंट कमेंट्स करते हैं ना हमारे YouTube चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर एंड TikTok चैनल के ऊपर, उनका हम लोग आपको जवाब दिया करेंगे। तो इसी तरह जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वो हम सर के साथ डिस्कस करेंगे और सर उसके ऊपर आपको उस कमेंट का जवाब दिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट का। अच्छा सर, आपने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, क्या दादा दादी की जायदाद से उसके पोता पोती को हिस्सा मिल सकता है? तो उसके ऊपर एक ज़ुहैब मलिक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि बट सिविल कोर्ट से तो मिल रहे हैं हिस्से। इसके ऊपर सर
क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल वामिक, लास्ट प्रॉपर्टी कचहरी में एक सवाल किया गया था कि दादा दादी की जायदाद से पोता पोती या नाना नानी की जायदाद से नवासा नवासी को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पूरी एक मैंने वीडियो बनाई थी और लुबे लुबाब उसका ये था कि नहीं मिलेगा। तो अब बात यह है कि जो सुहेब मलिक साहब पूछ रहे हैं कि सिविल कोर्ट में तो ऐसे मिल रहे हैं, असल में कल एक वीडियो हमने बना के अपलोड की है कि पूरी कंडीशंस का हमें पता नहीं होता। लोग सवाल करते हैं लेकिन पूरी कंडीशन नहीं। अब कोई इंतकाल के मतलब सवाल कर रहा है तो इंतकाल की कापी हमें व्हाट्सएप करे, उसको हम देखें पढ़ें तो हम उस पर बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन को जब तक पढ़ेंगे नहीं तो उस कंडीशन पर हम जवाब नहीं दे पाते। अब सिविल कोर्ट से अगर किसी को हिस्सा मिल भी रहा है, अगर बाद में केस किया हो तो उस पर कई कंडीशंस इम्प्लीमेंट होती हैं कि हो सकता है कि जो ये पोता पोती है या नवासा नवासी है, इनके वालिदैन जब फौत हो गए हैं तो नाना नानी की कोई और औलाद ही नहीं है, और ना नाना नानी के कोई बहन भाई हैं और वालिदैन भी फौत हो गए हैं, पीछे कोई बचता ही नहीं है, बचते ही सिर्फ नवासा नवासी हैं। तो अब उनको तो ऑफकोर्स हिस्सा मिलेगा। अब कोई तीसरा रिश्तेदार दूर का बीच में आके टांग अड़ा रहा है, अदालत तक मामला पहुंच गया और कोर्ट में जाके कोर्ट तो फिर फैसला करेगी, फिर तो वारिस बचते ही नवासा नवासी हैं। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें नवासा नवासी या पोता पोती को हिस्सा मिल जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस पे। अदरवाइज़ वैसे नवासा नवासी या पोता पोती को हिस्सा नहीं मिलता। अच्छा सर, नेक्स्ट कमेंट जावेद इकबाल खान साहब का है। ये पूछ रहे हैं कि क्या बड़ा भाई छोटे भाई को प्लॉट तोहफा दे तो वो फ्री रजिस्ट्री नाम हो सकता है? जी जावेद इकबाल खान साहब, देखें गिफ्ट जो होता है ना, तोहफ़ा, इसको प्रॉपर्टी की एक टर्मिनोलॉजी में हिब्बा कहते हैं कि फ़लाँ ने ये जायदाद हिब्बा कर दी। हिब्बा अब जब करते हैं तो इसमें रजिस्ट्री आपकी उसका जो टैक्सेस वगैरह का जो भी ख़र्चा होता है ना, उससे आपको इस्तिस्ना हासिल है। जब आप हिब्बा करते हैं तो टैक्सेस से आप बच जाते हैं। बाकी जो एक रजिस्ट्री की गवर्नमेंट की एक फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होती है, चाहे वो हिब्बा भाई भाई को करे, भाई बहन को करे, वालिद बेटे को करे। रजिस्ट्री की एक वो जो कानूनी फ़ीस होती है वो आपने पे करना है चलान। लेकिन टैक्सेस जो लगते हैं, प्रॉपर्टी मेन टैक्सेस होते हैं जो एक भारी मिकदार में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम होती है, तो टैक्सेस से आप बच जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, अगला कमेंट है तमार हसन साहब का। ये पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्री में सिर्फ इंतकाल ही हो सकता है या हिबा तबादला वगैरह भी मुमकिन है? जी तमार हसन साहब, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं बेचते हैं तो उसके दरमियान सबसे पहले तो होती ही रजिस्ट्री है। जब रजिस्ट्री हो जाती है तो उसका इंतकाल बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो आप तबादला के लिए देखें रजिस्ट्री ज़रूरी ही नहीं होती। तबादला और वरासती इंतकाल, इनके लिए रजिस्ट्री ज़रूरी ही नहीं है, आप डायरेक्ट जाएं और इंतकाल करा लें। बाकी हिब्बा के लिए रजिस्ट्री हो जाए तो बेहतर है, तो और रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है। ये एक सिंपल सा फंडा है इसमें। अच्छा जी सर, अगला कमेंट है किसी उदास पंछी ने किसी कमेंट किया कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई से नाराज़ हैं और वो उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते, तो उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कैसे लिखवाऊं? ये भाई ये कैसा सवाल है भैया? वो हाँ, ये असलम भाई के साथ भी हो चुके हैं। नहीं, असलम भाई के साथ सिनेरियो कैसा था? असलम भाई जो है छोटे भाई थे या बड़े भाई थे? असलम भाई छोटे भाई थे ना, इसलिए ऐसा हुआ है। असलम भाई अक्सर तुसी अपने वालिद साहब मैं सुना नाराज़ की तरह खेलते हो। अच्छा उदास पंछी साहब, उदास तो आप हैं लेकिन सवाल आपने उदास होने वाला नहीं किया। कुल मिला के बात यह है यार, देखो कैसी सोच आपने रखी हुई है, बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपके छोटे भाई से आपके वालिद साहब नाराज़ हैं तो उनको राज़ी कराएं, क्योंकि अगर आपके नाम पे आपके वालिद साहब प्रॉपर्टी हिब्बा कर दें या आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारे मामला तब तक हैं जब तक आपके वालिद हयात हैं। जब इस दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह लंबी उम्र अता करे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो रिवोकेबल है, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। भाई चैलेंज कर देगा और हिस्सा उसको मिल जाएगा जितना उसका बनता है, वो मिलना है। देखिए शरीयत और इस्लाम और हमारे कानून के अंदर आक नाम का जो लफ्ज़ है वो है ही नहीं। आक उतना ही होता है जब तक वालिद जिंदा है। वालिद साहब ने वफ़ात पाई, सारी की सारी जायदाद सब प्रॉपर्टी अगले को मिल जाती है। तो आपके भाई को अगर अभी वालिद आपके नाम पे सिर्फ कर देते हैं तो कल को भाई चैलेंज कोर्ट में दावा करेगा तो उसको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, कोर्ट जो है उसका हिस्सा उसको दे देगी। लिहाजा कुछ नहीं होने वाला, राज़ीनामा करवा के तो दुनिया में भी ज़रा अच्छे बन जाएं और आखिरत भी संभाल लें।
जी, तो ये अभी कुछ मखसूस कमेंट्स थे जिनका सर ने जवाब दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग मजीद इसी सेगमेंट को, जो हम लोगों ने अभी इसी सेगमेंट वो किया है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM, इस तरह हम मजीद इस तरह की सेगमेंट्स और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, इस तरह की मजीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो सर आज के प्रॉपर्टी कचहरी के शेयर की तरफ चलते हैं, शेयर की आपसे दरख्वास्त है। जी बिल्कुल वामिक, आज का शेर सुनो। जब से चली है आदमो यज़दां की दास्तान, जब से चली है आदमो यज़दां की दास्तान, एक बेवफा का रब्त है एक बावफा के साथ। वाह सर, क्या खूबसूरत शेर था। सर आज की प्रॉपर्टी की नसीहत भी साथ ही करते चलें, जो प्रॉपर्टी कचहरी में हमारी एक नसीहत होती है। जी वामिक, आज की हमारी नसीहत हमारे प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन प्रॉपर्टी ख़रीदते नहीं हैं। काफ़ी उनके रास्ते में हर्डल्स आ जाती हैं कि द ओनली बैड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इज़ लेटर एंड राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज 5 ईयर अगो। मतलब जब भी प्रॉपर्टी आप लेनी है उसका सही वक्त कौन सा होता है? 5 साल पहले। कि 5 साल पहले आप लेते तो वो आपके बजट में आ जाती है, अब आपके बजट से चली गई है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि आज नहीं यार 10 दिन बाद ले लूँगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ले लूँगा, तो 6 महीने बाद आप वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उसके रेट बढ़ चुके होते हैं और आपकी अफोर्ड से वो बाहर चले जाते हैं। लिहाजा अगर तो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो फिल फॉर डिसीजन लें और उसी वक्त प्रॉपर्टी ख़रीदें जब आपका इरादा बनाए। एक दिन का भी उसमें डिले मत डालें। ऐसा हुआ है हमारी कंपनी में, ऐसा हुआ है कि कल का क्या कि लोग गए हैं लेकिन परसों उनका आते तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके थे। जी, तो नाज़रीन ये था आज का प्रॉपर्टी कचहरी का सेगमेंट, जिसका अख्ताम बहुत ही खूबसूरत नसीहत के साथ किया सर ने। इंशाल्लाह मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियोस हम लोग आपकी खिदमत में लाते रहेंगे, और मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।